तो आइए जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए ईपीएस बहुत यूजफुल टूल होता है। ये एक फाइनेंशियल पैरामीटर होता है। ईपीएस ये कैलकुलेट करता है कि कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसको जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंपनी के पर शेयर पे कितना आता है। कंपनी के पास लाखों एंड करोड़ों शेयर होते हैं तो कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उसको ईपीएस कहा जाता है। अब आइए जानते हैं ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करना काफी सिंपल है। आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, दूसरा कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं। सपोज एक कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं और ईयर के एंड में कंपनी ने 50 लाख अर्न किए, तो कंपनी का ईपीएस निकालने के लिए आप इस 50 लाख के प्रॉफिट को 2 लाख शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो ईपीएस आ जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इज इक्वल टू 25 रुपी। यानी इस केस में कंपनी पर शेयर 25 रुपीज अर्न कर रही है। अब आइए जानते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ईपीएस के। इसकी हेल्प से प्रॉमिसिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि किस कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, यानी कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ईपीएस की हेल्प से कंपनी की करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करके ओवर द ईयर परफॉर्मेंसेस को कंपेयर किया जा सकता है। सपोज अगर हायर ईपीएस आता है मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो डिविडेंड पे करती है अब वो इंक्रीज कर सकती है। अब ईपीएस के लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो ईपीएस काफी पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं जो हमको डिस्कस करनी चाहिए। कई बार बिजनेस ओनर्स कंपनी को प्रॉफिट में दिखाने के लिए ईपीएस को मैनिपुलेट करते हैं और इसके अलावा ईपीएस में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए जो ग्रोथ बताई जा रही है हो सकता है कि एक्चुअली में वो कंप्लीटली एक्यूरेट ना हो। दोस्तों, किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि एक गिवन पीरियड में कितना कैश कंपनी में आ रहा है एंड कितना बाहर जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के अलावा ये भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसके थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स को ये समझने में आसानी होती है कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं एंड पैसा किस जगह स्पेंड हो रहा है। इससे इन्वेस्टर को ये भी आइडिया लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी सॉलिड है एंड कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें देखा जाता है कि कंपनी को रेगुलर एक्टिविटीज से कितना कैश अर्न हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कितना कैश जनरेट हो रहा है। इन एक्टिविटीज में सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की रिसीट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इनकम टैक्स पेमेंट्स, रेंट पेमेंट्स, सैलरी एंड वेजेस के पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उस अर्नड कैश को कंसीडर किया जाता है जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया हो। कंपनी ने जो अदर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके थ्रू जितना कैश अर्न हुआ है वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है। और लास्ट सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस सेक्शन में उस अर्नड कैश को कंसीडर किया जाता है जो कैश फाइनेंशियल एक्टिविटीज के थ्रू आता है। जैसे कि अगर कैश का सोर्स इन्वेस्टर्स हो या बैंक लोन हो तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट्स फॉर स्टॉक रीपर्चेजेस एंड कैश पे टू शेयर होल्डर्स इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट कैश फ्लो मेथड में हर तरह के कैश पेमेंट्स एंड रिसीट्स को कंसीडर किया जाता है। इसमें कैश पेड टू सप्लायर्स, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड जो कैश सैलरी में पेड किए गए हैं उन सबको कंसीडर किया जाता है। जहां जहां से भी कैश आया है उसको ऐड करके जहां जहां भी कैश गया है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ईजियर होता है जो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। हालांकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज करती हैं। आइए उसकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें हर कैश फ्लो की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इनडायरेक्ट मेथड में कंपनी के गिवन पीरियड ऑफ टाइम के टोटल नेट इनकम को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट के फिगर्स के बेसिस पे इस नेट इनकम को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस टोटल नेट इनकम में से माइनस करना। एक्चुअली तभी तो हमें टोटल कैश फ्लो का आइडिया लगेगा जब हम उसमें से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिमूव करेंगे। कंपनी के बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। मतलब कि जो भी चीज़ें एक स्पेसिफिक पीरियड में हो जानी चाहिए थी
तो उनको ऐड कर दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्लैट है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है। हर महीने इसका रेंट आता है ₹30,000। तो आपकी एनुअल रेंटल इनकम हुई 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3,60,000। बट मान लो कि लास्ट मंथ दिसंबर का महीना था और अभी उसका रेंट रिसीव नहीं हुआ। तो कंपनी के केस में जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो इस अमाउंट को भी इनकम में ऐड किया जाता है जो कि अभी रिसीव नहीं हुई। बट क्योंकि अभी कैश हमें मिला नहीं है तो हमको अगर कैश वाली इनकम निकालनी है तो हमको 30,000 को इनकम में से लेस करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि नेगेटिव कैश फ्लो एंड पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है। जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपका कैश फ्लो पॉजिटिव में आए यानी उसमें इंक्रीज हो तो उसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहा जाता है। एंड जब एंड में टोटल कैश में डिक्रीज दिखाई दे तो उसे नेगेटिव कैश फ्लो कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि नेगेटिव कैश फ्लो है तो ये बैड साइन है एंड पॉजिटिव कैश फ्लो है तो ये पॉजिटिव साइन ही हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता कैश फ्लो इसलिए पॉजिटिव हो बिकॉज काफी लोन लिया हो कंपनी ने ताकि बिजनेस फेल ना हो। और नेगेटिव कैश फ्लो कई बार अच्छा साइन हो सकता है जैसे कि नई नई कंपनीज में होता भी है। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली कैश आउट फ्लो एंड कैश इन फ्लो शो करता है। बट इस स्टेटमेंट के थ्रू बिजनेस के ट्रू पोजीशंस का पता नहीं चलता, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी क्वेश्चनेबल है बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटली बैलेंस शीट पे बेस्ड होता है। तो अगर बैलेंस शीट रॉन्ग है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को उसके फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट कहा जा सकता है। किसी भी कंपनी में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करते हैं। वो होते हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी कैपिटल, टोटल डेट एटसेट्रा इंक्लूड होते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को डिफाइन करती है कि कंपनी ने कितना अर्न किया है और उस अर्निंग में से कंपनी में कितना स्पेंड किया है और कितना सेव हुआ है। अब आइए जानते हैं कि यह बैलेंस शीट काम कैसे करती है। बैलेंस शीट मेनली जिस फॉर्मूला पे बेस्ड होती है वो फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। फॉर्मूले से देख सकते हैं कि बैलेंस शीट 2 सेक्शन में डिवाइड होती है। एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी को बैलेंस किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को लिस्ट की फॉर्म में कुछ इस तरह से शो किया जाता है। इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं एसेट्स की। जो भी प्रॉपर्टी आइटम जिन्हें कंपनी ओन करती है एसेट्स कहलाते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स को इस ऑर्डर में देखा जाता है कि किस एसेट को कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी बेसिस पे बैलेंस शीट के एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जिनको इजीली विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें चेक्स, सेविंग अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में वो चीजें आती हैं जिनके लिए कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है, जैसे कि ऑफिस रेंट्स या बिजनेस इंश्योरेंस। दूसरा है लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो चीजें आती हैं जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्रॉपर्टी या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसको विद इन अ ईयर सोल्ड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते, जैसे कि कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एटसेट्रा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के नेक्स्ट कंपोनेंट लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटी वो पैसा होता है जो कंपनीज को दूसरे को पे करना होता है। इसमें टैक्सेस, लोन रीपेमेंट्स, करंट पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स एटसेट्रा इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी की। शेयर होल्डर्स इक्विटी में वो मनी कंसिडर की जाती है जो एक कंपनी के बिजनेस से जनरेट होती है। इसके अलावा कंपनी के ओनर की टोटल इन्वेस्टमेंट और उसके शेयर होल्डर की टोटल इन्वेस्टमेंट इसी में इंक्लूड होती है। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी निकालने के लिए उसके टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो एक बैलेंस शीट को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, आइए जानते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में काफी हेल्प करती है। इसके थ्रू व्यूअर्स को कंपनी की लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का आइडिया लग जाता है। कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट एंड रेगुलेटर्स के लिए ये एक एसेंशियल फाइनेंशियल टूल होता है। इसके अलावा इसके थ्रू कंपनी के नेटवर्थ का भी आइडिया लगता है।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये फिक्स चीज़ नहीं है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग पार्टीज होती हैं जो इसको प्रिपेयर करती हैं। जैसे कि स्मॉल कंपनीज में ज़्यादातर टाइम खुद ओनर ही प्रिपेयर कर लेते हैं। मिड साइज कंपनी में कई बार बैलेंस शीट को इंटरनली प्रिपेयर कर लिया जाता है एंड बाद में किसी एक्सटर्नल अकाउंटेंट से चेक करा लिया जाता है। लेकिन बिग कंपनीज इंश्योर करती हैं कि उनकी बैलेंस शीट एक हाई स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी से प्रिपेयर हो, क्योंकि ये कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो एक्सटर्नल अकाउंटेंट से ही प्रिपेयर करवाती हैं। पब्लिक कंपनीज को तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ता है, तो वो सीए से ही अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाते हैं। वैसे तो बैलेंस शीट के काफ़ी फायदे हैं, बट बैलेंस शीट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट का बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपको डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाती। इसके अलावा इसमें जो प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती, जिससे कुछ एसेट्स इसमें मिसिंग होते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिपोर्ट किए जाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर, जिसकी वजह से कई बार एक्चुअल वैल्यू सही नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फिगर्स मिस रिप्रेजेंट भी किए जा सकते हैं। कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन एनुअली एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है अपने शेयर होल्डर्स एंड क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसको कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इशू करता है। उस डॉक्यूमेंट में कंपनी की पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल कंडीशन, उसके मिशंस, बिजनेस ऑपरेशंस एंड अचीवमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है। सिंपल वे में कहें तो आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख के ये जान सकते हो कि लास्ट ईयर में उस कंपनी की सिचुएशन कैसी रही है। एनुअल रिपोर्ट में एक तो ट्रेडिशनल एनुअल रिपोर्ट होती है जो ईयरली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस का ओवरव्यू होती है। दूसरी तरफ आज के टाइम एनुअल रिपोर्ट बनती है जो शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने के इंटेंशन से बनाई जाती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड वैल्यू एंड अचीवमेंट्स अपने क्लाइंट्स को शो कर सके। अब आइए बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट के कंपोनेंट्स की, यानी कि एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ बेसिक की एलिमेंट्स होते हैं जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। जैसे कि पहला है चेयरमैन्स लेटर। जनरली किसी भी एनुअल लेटर का स्टार्टिंग पार्ट होता है चेयरमैन्स लेटर, जो कि एक टोन सेट कर देता है रिपोर्ट के लिए। ये लेटर कंपनी के चेयरमैन, ओनर और सीईओ की तरफ से होता है। ये लेटर उस रिपोर्ट को एक तरह से रीडर्स के लिए समराइज करता है। ये लेटर उस बिजनेस ऑपरेशन को समराइज तो करता ही है, साथ ही साथ एक थीम भी एस्टैब्लिश कर देता है। ये लेटर बिजनेस ऑपरेशंस की डेप्थ एनालिसिस भी करता है। ये कंपनी के गोल्स, अचीवमेंट्स, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजीज पे फोकस करता है। इस लेटर में कंपनी के ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी रहता है। इसके साथ ये लेटर कंज्यूमर ट्रेंड्स, रिसेंट स्कैंडल्स एंड मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए जो रिस्क एंड चैलेंजेस हैं उनकी भी बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल किसी भी कंपनी का बेसिक एलिमेंट होता है। ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है एंड लास्ट ईयर उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। इसके बिजनेस प्रोफाइल में कंपनी के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कंपटीशन है एंड लास्ट ईयर में कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं, इन सब चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया जाता है। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सेक्शन में कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्लूड होता है। और भी ज़्यादा डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जा सकता है एंड दिया भी जाता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बिकॉज रीडर्स फिर उतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सारी कंपनीज अपने इंडस्ट्री एंड साइज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डालती हैं एनुअल रिपोर्ट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एनालिसिस। इस सेक्शन में कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कंपनी के ऑपरेशंस को डिटेल में डिस्कस करता है। चार्ट्स एंड ग्राफिक्स का यूज किया जाता है मीटिंग में। अलग अलग ईयर के रिजल्ट को कंपेयर एंड एनालाइज किया जाता है। तो एनुअल रिपोर्ट में एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी की सारी डिटेल्स का डॉक्यूमेंट होता है, जिसको वो कंपनी पब्लिक में जारी करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ईयर की कंप्लीट रिपोर्ट निकालते हैं, बल्कि बीच में भी कई रिपोर्ट्स इशू होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरव्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मंथ्स और 6 मंथ की परफॉर्मेंस के फाइनेंशियल रिजल्ट को ओवरव्यू करने के लिए रिपोर्ट बनाई जाए तो ऐसी सभी रिपोर्ट्स जो 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए बनाए गए होते हैं उनको इंटरिम रिपोर्ट कहा जाता है। अब आइए एनुअल रिपोर्ट एंड इंटरिम रिपोर्ट के डिफरेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट। ये जरूरी है कि इंटरिम रिपोर्ट्स हेल्पफुल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर एनालाइज करने के लिए। फिर भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इंटरिम रिपोर्ट्स की नीड है या नहीं।
वहीं एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को मैंडेटरी बेसिस पे एवरी ईयर के एंड तक एनुअल रिपोर्ट को इशू करना होता है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ कवरेज। इंटरिम रिपोर्ट में जहां शॉर्ट पीरियड लाइक 1 क्वार्टर यानी 3 मंथ्स और 1 हाफ यानी 6 मंथ तक के टाइम पीरियड को कवर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एनुअल रिपोर्ट में पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 1 फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंस पे रिपोर्ट बनाई जाती है। अगला पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। एनुअल रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को हाई रेट किया जाता है बिकॉज ये डेप्थ एनालिसिस के बाद पूरे 1 फिस्कल ईयर के टाइम को एनालाइज करने के बाद बनता है। वहीं इंटरिम रिपोर्ट को शॉर्ट पीरियड में एनालाइज करके तैयार किया जाता है, इसलिए इंटरिम रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी एनुअल रिपोर्ट जितनी हाई नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट्स की। एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट को सेबी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाता है, वहीं इंटरिम रिपोर्ट को यूजुअली ऑडिट नहीं किया जाता। एंड लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एनुअल रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा एंड डिटेल में प्रोवाइड की जाती है, वहीं इंटरिम रिपोर्ट में टाइम पीरियड कम होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन को ब्रीफली रखा जाता है। तो ये था एनुअल रिपोर्ट एंड इंटरिम रिपोर्ट्स एंड दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।